Hello students, the topic we are going to discuss today is sentence improvement. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता क्या है. इन अ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अ सेंटेंस इज गिवन एंड द पार्ट ऑफ इट और अ पार्ट ऑफ इट इज ऑफन अंडरलाइंड और रिटन इन बोल्ड. और उस अंडरलाइंड पार्ट के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिए जाते हैं ए, बी, सी और डी में. और ये पूछा जाता है कि उस अंडरलाइंड पोर्शन में जो सेंटेंस का होता है या बोल्ड पोर्शन में कोई ग्रामेटिकल एरर है, और अगर वो देखा जाए तो ए, बी या सी किस ऑप्शन से वो ग्रामेटिकल एरर इंप्रूव हो सकता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट. मीन वी हैव टू इंप्रूव द ग्रामेटिकल एरर गिवन इन द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस और द क्वेश्चन. इफ देर इज नो नीड टू improve the sentence, if we don't require any improvement in the sentence, then the last option D would be the answer, right? now see the question number 1. Question number 1 कह रहा है never I felt so awkward on any occasion as I felt today. अब now we have to find out never I felt को अंडरलाइन किया गया है. इस अंडरलाइंड पोर्शन को किस पार्ट से इंप्रूव किया जा सकता है? ऑप्शन ए नेवर आई फील, ऑप्शन बी नेवर डिड आई फेल्ट, ऑप्शन सी नेवर डिड आई फील, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट. तो नेवर आई फेल्ट, अब पहले इसके लिए हमें रूल पता होना चाहिए. अब रूल क्या कह रहा है पहले ये समझिए. रूल कह रहा है नेवर या सेल्डम, hardly, no sooner, little. इनसे जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो ये हमेशा इन्वर्जन का रूल लेते हैं. इन्वर्जन का मतलब हो गया जिस टेंस में बात करते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे. अब बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, बिकॉज यहाँ फेल्ट आया है और यहाँ भी फेल्ट आया है. इसका मतलब वी आर टॉकिंग इन पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. तो डिड आपका आई से पहले बी ऑप्शन में भी आया, सी ऑप्शन में भी आया है. बट एक चीज़ याद रखिएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आती है जो कि सी में है ना कि बी में. बी में फेल्ट है. तो नेवर डिड आई फील यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी. यहाँ पे ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ. इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी होगा. क्यों? क्योंकि अगर नेवर से सेंटेंस शुरू होगा तो ये इन्वर्जन का रूल लेगा, और इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का आना. तो जो डिड आएगी और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म आएगी फील, राइट? ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं. हैड इट नॉट रेन्ड टुडे आई वुड गो टू कॉलेज टू सबमिट माई एप्लीकेशन. ये कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंस हमने आपको पिछले वीडियो में भी कुछ बताया था कंडीशनल सेंटेंस का. इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है. अगर इसी सेंटेंस को मैं तीनों तरीके से लिख दूं तो ये देखिए, इफ इट डज नॉट रेन टुडे, तो यहां हो जाएगा आई विल गो टू कॉलेज टू सबमिट माई एप्लीकेशन. अगर इसी का हम टाइप 2 करें, इफ इट डिड नॉट रेन टुडे, अब इधर भी पास्ट टेंस हो जाएगा, आई वुड गो टू कॉलेज टू सबमिट माई एप्लीकेशन. टाइप 3 कह रहा है इफ इट हैड नॉट रेन्ड टुडे, चाहे इफ इट हैड नॉट करिए या हैड इट
नॉट रेन्ड, ये दोनों सही होता है, हैड इट नॉट रेन्ड या इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड। लेकिन याद रखिएगा इसके साथ इधर हैड जब आ गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो मेन क्लॉज में हमेशा वुड हैव लगाएंगे, और वुड हैव के साथ जो वर्ब आएगी वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म में आएगी। तो हैड इधर आया है बट इधर वुड आया है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो ये टाइप 2 में है। इसका मतलब हो गया अगर आज बारिश ना हुई होती तो मैं एप्लीकेशन सबमिट करने कॉलेज चला गया होता। यहाँ एक्शन कंप्लीट होने की बात हो रही है, इधर भी एक्शन कंप्लीट होने की बात होगी। यहाँ वुड के साथ हैव लगाना पड़ेगा। अब जब वुड हैव होगा तो गो की जगह गॉन, वुड हैव गॉन। अब वुड हैव गॉन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, हेंस द बी ऑप्शन इज द आंसर। इज दैट क्लियर? यही टाइप 3 जो दे रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यही 3 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर टाइप 1 होगा तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। टाइप 2 में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बना डिड नॉट, तो इधर विल वुड शैल शुड यानी विल वुड में शैल शुड में चेंज हो जाएगा। लेकिन टाइप 3 में जहाँ कंप्लीशन की बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है इफ़ इट हैड या हैड इट से सेंटेंस शुरू हुआ, इधर वुड हैव आ जाएगा या कुड हैव आ जाएगा या शुड हैव आ जाएगा। इसका मतलब आपको बस इतना ध्यान देना है, टाइप 3 का सेंटेंस है, टाइप 3 में हैड से सेंटेंस शुरू हुआ है इसलिए मेन क्लॉज में वुड हैव आएगा एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपके 2 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नॉट ओनली ही इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट बट ही इज़ ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। वी ऑल नो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, यानी कि कंजंक्शन बिल्कुल सही है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आया है। बट यहाँ मिस्टेक कहाँ है? इस मिस्टेक को समझने के लिए छोटा सा रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिर्फ ही को हम माने, अगर ही सब्जेक्ट हो, यहाँ 2 क्वालिटीज़ हैं, एक तो डिलीजेंट और एक गुड, राइट? एक डिलीजेंट स्टूडेंट, दूसरा अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। तो दोनों क्वालिटी एक ही पर्सन की है, तो ये सेंटेंस 2 तरीके से सही हो सकता है। अगर पहला तरीका अगर हम ऐसा लिख दें, ही इज़ नॉट ओनली अ diligent student but also a good sports person, राइट? तो नॉट ओनली के बाद एक एडजेक्टिव आ गई, बट ऑल्सो के बाद भी एक एडजेक्टिव आ गई, तो यानी कि एक एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ आ गया, एक एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ आ गया, अ डिलीजेंट स्टूडेंट अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, राइट? यहाँ तब जब सब्जेक्ट एक है ही। लेकिन अब यहाँ रूल ये कहता है अगर एक ही सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों जगह रखना हो उसी सब्जेक्ट को, तो नॉट ओनली भी इन्वर्जन का रूल ले लेता है। यानी कि नॉट ओनली के साथ अभी इन्वर्जन में मैंने बताया था जिस टेंस की बात हो रही है उस टेंस की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ हो जाएगा नॉट ओनली इज़ ही अ डिलीजेंट स्टूडेंट। नॉट ओनली इज ही, नॉट ओनली इज ही के कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है, हेंस ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यही आंसर हुआ। नॉट ओनली इज़ ही अ डिलीजेंट स्टूडेंट बट ही इज़ ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों का सब्जेक्ट एक ही है तो नॉट ओनली हमेशा इन्वर्जन का रूल लेता है। इन्वर्जन का मतलब हो गया सब्जेक्ट के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ जाएगी। अगर इज़ एम आर वाज वर है तो सब्जेक्ट के पहले आएगी, अगर हम किसी टेंस में बात कर रहे हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इन द रिसेंट ईयर्स द कंट्री मेड अ कंसीडरेबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम ये पढ़ें इस फ्रेज को, इन द रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में, रिसेंट में हमेशा प्रेजेंट इंक्लूड होता है। रिसेंट ईयर्स का मतलब हो गया आज के सालों में, आजकल के टाइम में। तो रिसेंट ईयर्स में जब प्रेजेंट इंक्लूड हो गया और बात इधर हम कर रहे हैं पास्ट की, द कंट्री मेड अ कंसीडरेबल प्रोग्रेस। अगर यहाँ पे पास्ट ईयर्स होता है, इन द पास्ट ईयर्स द कंट्री मेड अ कंसीडरेबल प्रोग्रेस, तो यहाँ पास्ट की बात होती तो मेड बिल्कुल सही था बिकॉज इट शोज पास्ट टेंस। बट यहाँ हम प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं
तो यहाँ भी प्रेजेंट होगा। ये अब ऑप्शन में आते हैं, द कंट्री मेड कंसीडरेबल, यहाँ आ हटा दिया, आ तो हटेगा ही नहीं बिकॉज कंसीडरेबल प्रोग्रेस के पहले आ आएगा। क्यों? प्रोग्रेस यहाँ पे सिंगुलर है, इसके पहले एडजेक्टिव कंसीडरेबल है, और जब भी सिंगुलर एडजेक्टिव होती है तो उसके पहले आ और एन हम लगाते हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया। द कंट्री इज़ मेकिंग अ कंसीडरेबल प्रोग्रेस, तो इन द रिसेंट ईयर्स कंट्री प्रोग्रेस कर रही है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इन द रिसेंट ईयर्स हाल के वर्षों की बात हो रही तो इसमें कुछ पीछे के ही वर्ष भी इंक्लूडेड हैं। अगर पीछे के वर्ष इंक्लूडेड हैं तो इसमें हम इज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका मतलब हो गया अभी सिर्फ इस समय कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, पिछले जो पास्ट ईयर्स हैं उसको हमने छोड़ दिया। इसका मतलब ही होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैसे? द कंट्री हैज़ मेड अ कंसीडरेबल प्रोग्रेस, इसका मतलब हाल ही के वर्षों में कंट्री ने कंसीडरेबल प्रोग्रेस किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी पहले भी किया और अभी भी किया है। हेंस रिसेंट ईयर्स की जहाँ तक बात आए तो वहाँ पे हैज़ और हैव ज़्यादा यहाँ पे सुटेबल है, ना कि इज़। हेंस सी इज़ द आंसर, बी भी यहाँ पे आंसर नहीं हुआ। राइट, ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब 5th क्वेश्चन कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ मच मोर देन बिहार। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आप देखिए, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा हो ये रूल, यहाँ पे कंपैरिजन किस में हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, या उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का बिहार से। राइट, अगर देखा जाए कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है इज़ मच मोर, वो बहुत ज़्यादा है, किससे? बिहार से। तो जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है वो बिहार से ज़्यादा है, या उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बिहार की पॉपुलेशन से ज़्यादा है? तो कहीं ना कहीं यहाँ बिहार की पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की यहाँ पे जो पॉपुलेशन आना चाहिए, यहाँ पॉपुलेशन नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ मिस्टेक हो गया। और एक चीज़ आपके दिमाग में भी जा सकता है कि मच और मोर कैसे आया है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मोर इज़ एडजेक्टिव, राइट, मच मोर मोस्ट, यहाँ पे मोर एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, और यहाँ पे मच एडवर्ब है। राइट, यहाँ पे मच एडवर्ब है। और याद रखिएगा जब कॉम्पैरेटिव डिग्री की जो भी एडजेक्टिव होगी, जैसे मच मोर मोस्ट, तो मोर कॉम्पैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है, जैसे बिग बिगर बिगेस्ट, बिगर कॉम्पैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है। और जब भी कॉम्पैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई करते हैं, उसकी डिग्री बताते हैं, तो हमेशा मच से बताते हैं, वेरी से नहीं। अगर यहीं होता मच तो वेरी मच हम कर सकते हैं, याद रखिएगा। वेरी जो है हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले आता है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, लेकिन मच हमेशा कॉम्पैरेटिव डिग्री के पहले आता है, कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव के पहले आता है, जो कॉम्पैरेटिव डिग्री में होगा। राइट, जैसे वेरी स्मार्ट, मच स्मार्टर, वेरी गुड, मच बेटर, यानी कि यहाँ पे वेरी और मच एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव्स जो भी आएगी वो, मतलब जो भी पॉजिटिव एंड कॉम्पैरेटिव डिग्री में आएगी वो एडजेक्टिव होगी। यहाँ पे वेरी एंड मच एडवर्ब्स हैं, एंड एडवर्ब्स एडजेक्टिव की भी डिग्री बताते हैं। तो मोर यहाँ पे एडजेक्टिव है, मच यहाँ पे एडवर्ब है, और यहाँ पे एडवर्ब मच इज मॉडिफाइंग या इज टेलिंग द डिग्री ऑफ मोर, दैट इज कॉम्पैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। राइट, फिलहाल अब यहाँ पे बात हम करते हैं फिर मिस्टेक क्या है। तो द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मच मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए, द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन। अब चूंकि द पॉपुलेशन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो द पॉपुलेशन ना लिख करके हम सिर्फ दैट ऑफ, द पॉपुलेशन ऑफ बिहार की जगह दैट ऑफ बिहार, हम दैट ऑफ यानी कि यहाँ पे हम क्या लगा दिए, यहाँ पे हमने प्रोनाउन लगा दिया। कौन सा प्रोनाउन? यहाँ पे हो गया आपका इंडिकेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोज। राइट, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन होता तो यहाँ दोज ऑफ होता है, यहाँ पर पॉपुलेशन है इसलिए दैट ऑफ हो गया। इसका मतलब मच मोर बिल्कुल सही था, मच मोर देन दैट ऑफ बिहार, यानी कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का कंपैरिजन बिहार के पॉपुलेशन से हो रहा है, इसलिए द पॉपुलेशन ऑफ के लिए यहाँ पे दैट ऑफ मीन्स पॉपुलेशन ऑफ। इज दैट क्लियर? दोज ऑफ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है पॉपुलेशन, इसलिए इधर भी सिंगुलर ही प्रोनाउन लगाना है, दैट ऑफ, ना कि दोज ऑफ। ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन साइंस सब्जेक्ट हैज़ स्कोर्ड 99% मार्क्स। देखिए यहाँ क्या रहा है, वन, किन में से? वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंटों में से एक, राइट, हु आर एनरोल्ड इन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट में एनरोल्ड हैं उन स्टूडेंटों में से एक, हैज़
स्कोर 99% ऑफ मार्क। पहले समझिए यहाँ पे जो हैज़ है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, ये 1 के अकॉर्डिंग आया है, यानी कि ऑफ दीज स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन साइंस सब्जेक्ट 1 हैज़ स्कोर्ड 99% ऑफ मार्क्स। तो 1 हैज़ स्कोर्ड, एक ने स्कोर किया है, यानी कि 1 का वर्ब हैज़ है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आर है ये किसका वर्ब है, ये दीज स्टूडेंट्स का वर्ब है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद वैसी वर्ब आती है जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का नाउन जिसे वो रिलेट करता है, राइट। तो वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, यानी इन स्टूडेंटों में से एक, कौन से स्टूडेंट्स, अब बात आगे स्टूडेंट्स की हो रही है, हु आर एनरोल्ड इन साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट में एनरोल्ड हैं, हैज़, अब 1 हैज़, यहाँ पे 1 का जो वर्ब है वो हैज़ है, यानी इस सब्जेक्ट का इस वर्ब से एग्रीमेंट है और इस सब्जेक्ट का इस वर्ब से एग्रीमेंट है, यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वैसी वर्ब आती जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का नाउन, यानी कि बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। इज़ दैट क्लियर, क्योंकि हु के बाद यहाँ इज़ आ नहीं सकता क्योंकि हु के पहले दीज स्टूडेंट्स है, फिर हु के बाद वाज इसलिए लगाना नहीं है, बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है, और हु के बाद एनरोल्ड आएगा नहीं क्योंकि हु एनरोल्ड, जिसने एनरोल्ड किया था, तो स्टूडेंट्स एनरोल्ड नहीं किए गए थे, स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं सब्जेक्ट्स में, नो इम्प्रूवमेंट, राइट। ये हो गए 6 क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा द यूनाइटेड नेशंस भले प्लूरल लिखा जा रहा है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, क्यों, जैसे यूनाइटेड नेशंस है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इज़ आया, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स है एक ही कंट्री इसलिए इज़ आएगा। तो द यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंश्योर्ड टू मेंटेन पीस अक्रॉस द ग्लोब। अब देखिए यहाँ मिस्टेक किस पार्ट में हमें बताना है, विच इज़ इंश्योर्ड टू मेंटेन पीस अक्रॉस द ग्लोब। अब एक चीज़ देखिए, विच इज़ इंश्योर्ड का मतलब क्या हुआ, द यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशंस क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विच इज़ इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड की जाती है या जिसका काम है इंश्योर्ड करना, क्या इंश्योर्ड करना, कि पीस बनी रहे, पूरी दुनिया में शांति बरकरार रहे, इस बात को इंश्योर कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को हमें सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इंश्योर्स, जो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, टू मेंटेन पीस अक्रॉस द ग्लोब, राइट। विच इंश्योर्स टू मेंटेन पीस, देखो यहाँ पे सिंगुलर है, यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच के बाद वैसी वर्ब आएगी जैसे विच के पहले का नाउन, ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट कर रहा हो विच, और यहाँ पे वर्ब आएगा सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, इसलिए इंश्योर, इज़ इंश्योर्ड पैसिव वॉइस में बन रहा है, उसे इंश्योर नहीं किया जाता, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जो इंश्योर करता है, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही, तो विच इंश्योर्स, इंश्योर में ऐसे ये आ गया सिंगुलर बनाने के लिए, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब विच इज़ इंश्योर्ड, अगेन ये पैसिव वॉइस में बात कर रहा है, बिल्कुल गलत है, विच इंश्योर्स टू पीस, जो पीस के लिए इंश्योर करता है ये भी गलत हो गया, पीस के लिए इंश्योर नहीं बल्कि वो इंश्योर पीस मेंटेन करने के लिए करता है, यहाँ पे ये भी गलत हो गया, हमारा ए आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देयर वर नो फ्यूअर देन 20 बुक्स ऑन हिज टेबल व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, यानी जब मैं उसके रूम में एंटर किया तो उसके टेबल पे 20 से कम किताबें नहीं थी। अब एक चीज़ देखिए, बुक्स काउंटेबल होती हैं, बुक्स चूँकि काउंटेबल होती हैं तो उनको हम क्वालिफाई करेंगे किससे, ऐसे एडजेक्टिव से जो नंबर बताएं, और फ्यू हमेशा नंबर बताता है। अब दैन लगा है तो फ्यू का कॉम्परेटिव डिग्री आएगा, यहाँ पे जो फ्यूअर होता है बिल्कुल सही, फ्यूअर देन 20 बुक्स ऑन हिज टेबल। अब याद रखिए फ्यूअर देन बिल्कुल सही है, तो नो फ्यूअर देन 20 बुक्स एट हिज टेबल, एट आएगा नहीं, एट गलत हो गया क्योंकि टेबल के लिए ऑन आएगा, लेस देन आएगा नहीं क्योंकि लेस, लिटिल लेस लीस्ट, याद रखिएगा लिटिल लेस एंड लीस्ट ये सब क्वांटिटी बताते हैं, क्या बताते हैं, क्वांटिटी, जबकि हमें बात किसकी करना है, नंबर की, और नंबर के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यू, फ्यूअर इसका कॉम्परेटिव डिग्री और फ्यूवेस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे नंबर हमें एक्सप्रेस करना है इसलिए लेस देन दोनों गलत हो गया, फ्यूअर देन बिल्कुल सही था लेकिन ऐट आ गया इसलिए ये भी गलत हो गया, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। तो नो फ्यूअर देन 20 बुक्स ऑन हिज टेबल बिल्कुल सही है, इसमें इस पार्ट में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है।
9th क्वेश्चन देखिए कह रहा है द क्लास टीचर अपॉइंटेड राहुल एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। राइट, अब यहाँ पे मिस्टेक देखिए कहाँ है, इसी पार्ट में हमें एरर ढूंढना है। अपॉइंटेड राहुल, किसने अपॉइंट किया? क्लास टीचर ने राहुल का अपॉइंट क्या किया? मॉनिटर की तरह अपॉइंट किया या मॉनिटर ही अपॉइंट किया? तो याद रखिएगा अपॉइंटेड या इलेक्टेड या सेलेक्टेड के बाद एज नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अपॉइंट किया जाएगा तो एज नहीं, उसी पद के लिए अपॉइंट किया जाएगा। क्लास टीचर अपॉइंटेड राहुल द मॉनिटर, ही वॉज इलेक्टेड द मिनिस्टर, ही वॉज सेलेक्टेड। राइट, एज नहीं, कोई सिलेक्ट हुआ तो किसी पद पे होता है। हाँ, रिगार्ड के बाद हम एज लगाते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज, आई रिगार्ड यू एज, जैसे आई रिगार्ड यू एज माई ब्रदर, ही वॉज रिगार्डेड एज, तो रिगार्ड के साथ हम एज लगा देते हैं। बाकी अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट के साथ एज नहीं लगाते हैं। राइट, तो अपॉइंटेड राहुल टू बी, ये भी गलत हो गया। अपॉइंटेड राहुल द मॉनिटर, ये बिल्कुल सही है। एज अ मॉनिटर, एज तो आएगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया। हेंस बी इज द आंसर हियर। राइट, अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। द ड्राइवर क्राइड, ड्राइवर ने चिल्लाया दैट की, क्या चिल्लाया? द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क, कि ब्रेक्स काम नहीं किए, एंड दे वर गोइंग टू क्रैश इनटू हाउस ऑन द रोड साइड। तो ड्राइवर जब चिल्लाया तो उसने क्या कहा कि ब्रेक्स काम नहीं किए। अब यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट है और जबकि इधर कॉन्टिन्यूस आ गया, यानी दे वर गोइंग टू क्रैश, यानी अभी क्रैश नहीं हुआ है। वे लोग क्रैश होने जा रहे थे, कहाँ? एक रोड साइड में। क्यों क्रैश होने जा रहे थे? क्योंकि उस समय ब्रेक काम नहीं किया, बल्कि उस समय ब्रेक नहीं काम कर रहे थे, यानी कंटिन्यू उन लोगों का ब्रेक नहीं काम कर रहा था, इसलिए अब नाउ दे वर गोइंग टू क्रैश इनटू अ हाउस ऑन द रोड साइड। तो यहाँ पे ये भी हमें कंटिन्यूटी में ही लाना है, तो द ब्रेक्स वर नॉट वर्किंग, आंसर बी होगा। अगर हम कुड नॉट करेंगे तो गलत ही हो गया। हैव नॉट होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात ही नहीं हो रही, आगे पास्ट टेंस है, तो हमें ये भी पास्ट टेंस में रखना है। कुड नॉट इसलिए नहीं हो सकता, किसी कैपेबिलिटी की बात हो ही नहीं रही है, वर नॉट ही यहाँ पे होगा। और डिड नॉट इसलिए नहीं होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। अगर ऐसे होता है द ड्राइवर क्राइड दैट द ब्रेक्स डिड नॉट वर्क एंड दे क्रैश्ड, इधर सिंपल पास्ट टेंस होता तो इधर भी सिंपल पास्ट एक्सेप्ट किया जा सकता था। इधर कंटिन्यूटी में है, इधर भी कंटिन्यू होगा, एंड यहाँ पे वर नॉट वर्किंग ही होगा। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस जो आज सिर्फ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए थे। तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आया होगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये देखना है किस ऑप्शन से हम सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। और अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं उस बोल्ड पार्ट में, अंडरलाइन पार्ट में, तो लास्ट ऑप्शन जो आपका होगा डी, वही आपका आंसर होगा। इनफैक्ट बैंक में 1 2 3 4 5 ऑप्शंस होते हैं, 5 ऑप्शंस होते हैं। बाकी एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एफकैट का एग्ज़ाम हो, इन सब में 4 ही ऑप्शन होते हैं, ए बी सी एंड डी। राइट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। प्लीज़ इसको रिवाइज़ करिएगा, पॉज कर करके रूल्स जो मैं बताता गया उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा और रिवीजन करेंगे तो आपकी ये स्ट्रैटेजीज़ पे मतलब एक पकड़ बनेगी इन क्वेश्चंस पे, इनके रूल्स पे, जो आगे आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे भी हम आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर्स पे, ग्रामेटिकल रूल पे बेस्ड क्वेश्चन देते जाएंगे आपके लिए, जो फ़ायदेमंद रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।